रीबर्थ ऑफ माई एजेंट वाइफी एपिसोड 17। हॉस्पिटल के बाहर संदीप की कार रुकती है तो उसके पास एक नर्स भागते हुए आकर बोली, सर प्लीज जल्दी कीजिए, सभी लोग परेशान हैं, उस आदमी की हालत खराब होती जा रही है। और वो नर्स आगे कुछ बोलती उससे पहले ही संदीप अपनी कार से उतरकर बोला, ओके मैं समझ गया, तुम मेरा कॉट मास्क लेकर आओ, मैं सीधा आईसीयू की तरफ ही जा रहा हूँ। इतना बोल संदीप लिफ्ट में चला जाता है और उसकी बात सुनकर वो नर्स भागकर संदीप के केबिन की तरफ भागती है और वहां से उन दोनों चीजों को लेकर वापस आकर लिफ्ट से ऊपर जाती है। संदीप अपने हाथ की घड़ी और फोन निकालकर एक नर्स को देते हुए बोला, कैसा है वो आदमी? सर वो ओके, मैं खुद देख लूंगा। इतना बोल संदीप आईसीयू में जाने लगता है, तभी उसकी नजर डोर के सामने खड़े इंसान पर पड़ती है। अरे मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ क्या? मरीज आपके घर से है? संदीप हैरान होकर बोला तो सामने चुपचाप खड़ा आदित्य वही कुर्सी पर बैठी मोना को देखता है जिसके गोद में आरव था, और फिर ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं वो मेरे घर से नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ का दोस्त है और वो हमें रास्ते में पड़ा मिला था, उसके सीने में गोली लगी थी, मेरी वाइफ उसे पहचान गई और हम उसे यहाँ लेकर आ गए। उसे जिसे सुनकर संदीप मोना को देखता है एक नज़र, जो अपने पति को बात सुनकर अपना सिर नीचे कर लिया है, वो उसे भी पता क्यों और उसे मतलब भी नहीं होना चाहिए। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें बचाने की, संदीप बोला और उस एक और नर्स के हाथ से अपना कोट पहन और चेहरे पर मास्क लगाकर अंदर चला जाता है। उसके जाते ही मोना सामने खड़े नर्स से बोली, क्या आप मेरे पति के लिए एक कुर्सी लेकर आ जाएंगी? जिसे सुनकर वो नर्स आदित्य को देखती है तो वो मना करके बोला, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर वो नर्स वहां से चली जाती है और उसके जाते ही मोना आदित्य को देखकर फिर खड़े होकर बोली, तो फिर आप यहाँ बैठकर आराम करो आदित्य, मैं खड़े रह सकती हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आदित्य अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखकर बोला, तो अभी तक रात के 2 बज गए थे। आदित्य आप एक काम करो, आपने आरव को लेकर जाओ घर और दोनों अपनी नींद पूरी कर लेना, मैं सुबह आ जाऊंगी और मैं तो घर में रहूंगी तो अपनी नींद पूरी कर लूंगी। मोना की बात सुनकर आदित्य उसे कुछ देर देखता है और फिर उसके हाथ से आरव को लेकर उसे अपना फोन देखकर बोला, ओके लो इस रखो अपने पास, अगर तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाए तो मुझे कॉल कर देना रिया के नंबर पर। मोना हाँ में सिर हिला देती है और फिर आदित्य आरव को लेकर जाने को लेकर चला जाता है। चुपचाप वो एक बार भी मोना को नहीं देखता है तो मोना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों के बीच ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? जब मोना रास्ते में पड़े आदमी के लिए कार रुकती थी तब आदित्य ने अपनी आंखें खोलकर मोना को देखा था। क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोकी बेबी? मोना सामने उंगली करके बोली, आदित्य वहां को आदमी है। जिसे सुनकर आदित्य सामने देखता है तो कोई आदमी नीचे बीच रोड पर पड़ा हुआ था। हाँ तो क्या हुआ, यू मुंबई शहर, यहाँ ये तो होता ही रहता है, तुम कार को साइड से मोड़ लो। आदित्य नॉर्मल टोन में बोली। मोना आदित्य के कहने पर ऐसा ही कर रही थी। वो उस आदमी के पास से कार लेकर जा रही थी, तभी उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है तो वो शॉक होकर बोली, विक्रम। आदित्य जो अपनी आंखें बंद करने वाला था वो मोना की बात सुनकर इसे कंफ्यूज होकर देखकर बोला, कौन विक्रम और क्या तुम उसे जानती हो? लेकिन उतना बोलने के बाद जब वो अपनी वाइफ के चेहरे को देखता है तो वो बहुत बेचैन लग रही थी, जिसे उसे समय उसे गोली लगी थी, बिल्कुल वैसे ही भाव थे उसके चेहरे पर। आदित्य ये देखकर हैरान और कंफ्यूज था कि ये विक्रम कौन है, लेकिन तभी वो मोना से कुछ बोल पता, उससे ही मोना विक्रम का नाम लेकर कार से उतर जाती है। प्रिया तुम, आदित्य इतना बोल आरव को अपने सीट पर आराम से लेटा कर फिर डोर खोलकर बाहर आकर देखता है तो प्रिया उस आदमी के सिर पर हाथ फेर बहुत डरी और घबराई हुए उसके सीने के आसपास हाथ फेरते हुए बोल रही थी, विक्रम ये कैसे हुआ, तुम गोली कैसे लागी? जिसे सुनकर विक्रम अपनी आंखें खोलकर प्रिया को देखकर बोला, प्रिया तुम जाओ यहाँ से, मैं मरना चाहता हूँ और ये गोली नहीं मेरे पापों का दंड है जो आज मुझे मिला है, वो भी मेरे अपनों के हाथों जिन्हें मैंने हर मुसीबत से बचाया था, उन लोगों ने मुझे गोली मार दी। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, मतलब विनोद और राशि ने? मोना हैरान होकर बोली तो विक्रम हाय सिर हिला देते हैं, जिसे सुनकर मोना के चेहरे पर गुस्से वाले आ गए थे। लेकिन तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं खुश हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे यही मौत मिलनी चाहिए थी क्योंकि मैंने अपनी मोना को मारा था, वो भी बिग बॉस के कहने पर, जिसने आज मुझे मरवाने का ऑर्डर दिया, वो भी मेरे साथियों को लालच देकर। विक्रम की बात सुनकर मोना गहरी सांस लेती है, ये तो सही है फिर, और एक ना एक दिन ये तो होना ही था, विक्रम ने जिस आदमी के कहने पर उसे मारा था अब उस आदमी को कहने पर उस भी मरवा रहा है। प्रिया तुम सही थी, मैं अगर जिंदा रहा तो तुम्हारी हेल्प जरूर करता बिग बॉस को मरवाने में, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है अब मेरी, मुझे अपनी मोना के पास जाना है, उससे माफी मांगनी है। प्रिया जानता हूँ वो मुझसे बहुत नाराज होगी, लेकिन माफी तो मांगूंगा उससे, विक्रम नम आंखों से बोला।
विक्रम की बात सुनकर मोना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस समय उसका मन कर रहा था कि वो इस आदमी के गाल पर एक जोर का थापड़ रसीद कर बोली, विक्रम तुमने अपनी पूरी लाइफ गलत आदमी की बात सुनकर उसी की मानी और आज जब तुम्हें गोली लगी है तो तुम्हें मेरी याद आ रही है। अरे जब मैं तुमसे बोल रही थी कि विक्रम ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, तुम जिनके लिए ये कर रहे हो वो ही तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन नहीं, उस समय तुमने मेरी एक ना सुनी और वो ही किया जिसके वजह से आज इस हालत में हो। विक्रम तुमने मेरे प्यार और मुझे उसी दिन गोली मार दी थी, तो अब तुम्हारे माफी से वो सब ठीक नहीं हो सकता है। मोना यही सोच अपना सिर दूर करके अपने आंखों में आंसू को साफ कर लेती है, जिसे कार के दूसरी तरफ खड़ा आदित्य देख लेता है। अपनी वाइफ को किसी और के लिए रोता देख आदित्य के दिल में दर्द सा होता है। उसे गोली लगी थी तब भी प्रिया नहीं रोए थी, फिर ये आदमी इतना प्रिय किए हो गया कि इसके लिए आंखों में आंसू। जाओ तुम और उस बिग बॉस से मेरा भी बदला जरूर लेना, विक्रम दर्द में बोला तो मोना ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं किसी का बदला नहीं लेने वाली। मोना की बात सुनकर विक्रम मोना को देखने लगता है। अभी तक उसका बहुत खून बह चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी दम तोड़ सकता है। अगर तुम्हें अपना बदला चाहिए तो खुद लेना विक्रम, मोना नॉर्मल टोन में बोली। वो क्यों इस आदमी का बदला ले, और बहुत समझो कि वो उसके हाथों नहीं मर रहा है, वरना मोना की इच्छा तो यही थी ना कि वो उसे गोली मारे। मोना ये सोच ही रही थी तभी विक्रम दर्द में बोला, पर मेरे पास समय नहीं है, अब मेरी लाइफ यही तक थी, अब मैं अपने मोना के पास जाना चाहता हूँ। कौन सी मोना, किस मोना की बात कर रहे हो तुम? वो जिसे तुमने मारा उस बिग बॉस के कहने पर? विक्रम वो तो कभी तुम्हारी थी नहीं, और थी भी तो उसी समय तुम लोगों के बीच अब कुछ खत्म हो गया था जब उसकी मौत हुई थी। मोना गुस्से में बोली तो विक्रम उसे हैरानी से देखने लगता है और उसे उस समय ऐसा लगता है कि उसके सामने बैठी लिंकी प्रिया भी बल्कि उसकी मोना हो। क्या तुम मेरी मोना हो? विक्रम दर्द में बोला तो मोना जल्दी से अपने चेहरे पर आए भावों को छुपाकर फिर नॉर्मल होकर बोली, देखो विक्रम, मैं प्रिया ही हूँ और मेरे कहने का मतलब है कि तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ और तुम खुद अपना और अपने मोना का बदला उस बिग बॉस से लेना। जिसे सुनकर विक्रम थोड़ा सोच में पड़ जाता है। मोना जिसे देखकर विक्रम को अपने गोद में उठा लेती है, उसके ऐसा करते ही विक्रम और आदित्य दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन मोना दोनों के चेहरे के भावों को इग्नोर करके विक्रम को अपनी कार के पीछे सीट पर लिटाकर बोली, हिम्मत मत हारना विक्रम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और उसे समय विक्रम को बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी जब मोना उसके पास होती थी। मोना ने भी उसकी जान कई बार बचाई थी, तब वो भी बिना सोचे समझे उसे इसी गोद में उठा कर ले जाती है बचाने, और अपने दिमाग में इस ख्याल को आने से अब बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था कि ये उसकी मोना है या नहीं। केवल चेहरा बदल गया है, बाकी सब भी है बिल्कुल वही, फाइटिंग का स्टाइल और वही बोलने का तरीका, और अब ये जो उसके लिए सिर्फ मोना हो कर सकती थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये उसकी मोना है तो प्रिया का कहाँ है, और ये प्रिया है तो इसके सारे में काम हर चीज उसके मोना से क्यों मिलते हैं। मोना विक्रम को लेटा कर पीछे सीट पर फिर डोर बंद करके देती है, आराम से विक्रम के पैर अंदर करके और अपने तरफ का डोर खोलकर बैठने लगती है, तो उसकी नजर आदित्य पर जाती है जो उसे ही देख रहा था। मोना को एहसास हुआ कि उसे इन सब में आदित्य का तो ध्यान ही रहा, पर वो आदित्य को बाद में समझा देगी। अभी इस आदमी को बचाना जरूरी है क्योंकि इसका टाइम अभी नहीं आया है, जब आएगा तब इसके सामने मोना खड़ी होंगी अपने हाथ में बंदूक लिए, अभी इसको नहीं मरने दे सकती। यही सोचकर मोना कार में बैठते हुए बोली, हब्बी जल्दी बैठो कार में, मुझे अपने दोस्त को बचाना है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मोना कार चालू करते हुए बोली तो आदित्य होश में आता है और उसके अंदर उठ रहे सवाल थोड़े कम होते हैं। प्रिया ने उसे हब्बी और उस आदमी को अपना दोस्त बोला था, इसलिए आदित्य चुपचाप वापस आरव को अपने गोद में लेकर बैठ जाता है डोर बंद करके, और मोना तेजी से कार को हॉस्पिटल की ओर ले जाती है। बीच में आदित्य मोना के चेहरे पर आ रहे भावों को नोट्स कर रहा था, ये दोस्त से बढ़कर ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था। आदित्य फिर एक नजर विक्रम को देखता है जो होश में रहने की पूरी कोशिश कर रहा था मोना के लिए, उसका और अपना बदला लेने के लिए बिग बॉस से। बिग बॉस का घर अंकित और उसकी टीम को पकड़ लिया गया था और वे लोग कुछ कर भी नहीं पाए थे। शांति से बैठो रहो अपनी अपनी जगह पर, राणा नीचे बैठे घुटनों बल अंकित और बाकी लोगों की तरफ बंदूक पॉइंट करके बोला, एक एक। आसपास बाकी लोगों भी खड़े थे अपने हाथ में बंदूक लिए। रूही थोड़ी डरी हुई बैठी थी, डरो मत, ये तो होना ही था और हमारा काम ही ऐसा है। जीतू रूही के चेहरे के भाव देखकर बोला, क्या मैं मर जाऊंगी यार? रूही रोनी सी शकल बनाकर बोली। तो जीतू बोली, नहीं बे, लोग तुम्हें मारेंगे नहीं बल्कि तुम्हें भी खून पीने वाली डायन बना देंगे। जीतू अपने चेहरे पर आए मुस्कान को छुपाकर बोला, तो रूही उसे घूर के बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यार, सच में मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, कुछ तो करो।
अरे मैं क्या सकता हूँ, देख नहीं रही हो हमारे ऊपर कितने लोगों की नजर और उनकी बंदूक है, इसलिए चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो मौत आने से पहले हम मारे जाएंगे। जीतू बोला तो रूही रोनी सी शकल बना लेती है। क्या तुम डर नहीं लग रहा है? अजीत अपने पास बैठी मोहिनी से बोला तो मोहिनी कंफ्यूज होकर बोली, डर और मुझे क्यों लगेगा, भला तुम हो ना मेरे पास। मोहिनी मुस्कुराकर बोली तो अजीत बस अपना सिर हिला देता है, गहरी सांस लेकर उसके नसीब में ही ऐसी लड़की लिखी थी शायद जो उसके साथ मरने के लिए तैयार है। खुशी खुशी रूही भी तो लड़की, क्या उसकी तरह इस डर नहीं लग सकता ताकि वो इससे अपना पीछा छोड़ा सके, ये भूल कर कि उससे डर लगता है तो वो उसका पीछा छोड़ दे बस, तो वो बच जाएगी शायद। अजीत यही सब सोच रहा था और उसके पास बैठी मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान थी और वो धीर से अजीत के कान में बोली, मत सोचो, तुम मुझसे पूछा नहीं छोड़ा सकते मिस्टर, मैंने कहा ना कि मैं जीऊंगी तो तुम्हारी है और यह सांस उसी समय थाम जाएगी जब तुम्हारी सांसें थे थामने वाली होगी। जिसे सुनकर अजीत उसे घूर के देखने लगता है, लेकिन तब भी मोहिनी मुस्कुराकर उसे देख रही थी तो अजीत उसे इग्नोर करके सामने देखने लगता है हर बार की तरह, और मोहिनी को अजीत का यही करना तो ज्यादा पसंद आता था और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। अंकित बिल्कुल शांत बैठा हुआ, उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई बात नहीं सकता था, पर वो जरूर यहाँ से निकलने का सोच रहा या मेरी अपनी टीम को यहाँ से निकालने के बारे में सोच रहा था। अंकित ने अपना इरादा अभी भी चेंज नहीं किया था, वो अभी यही सोच रहा था कि किस तरह अपने सभी साथी को यहाँ से निकाला जाए और वो इस बिग बॉस के बने इस खून पीने वाली टीम को खत्म कर सके, वो तभी जाएंगे फिर चाहे उसे मौत ही क्यों ना आ जाए। अंकित यही सोच रहा था तभी वो बूढ़ा व्यक्ति वहां आता है और सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है उस बूढ़े आदमी को देखना, बल्कि उसके पीछे से निकलकर उसके साथ चलकर आ रहे एक बहुत बड़े और खतरनाक शेर भी आ रहा था। रूही डर से बार बार अपनी आंखें खोल और बंद कर रही है। जीतू, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये आदमी के साथ ये शेर क्यों आ रहा है? क्या ये हमें इसे खिलाने वाला है? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है इसलिए चुपचाप शांत बैठी रहा है। देखो वो हमें ही घूर रहा है, तुमरी बजे। जीतू उस शेर की आंखों में देखकर बोला तो रूही भी कांप उठती है। तभी शेर भी एक जोर की दहाड़ मरता है तो होता ऐसा कि रूही डर के मारे जीतू के ऊपर चढ़ जाती है किसी बिल्ली की तरह। अरे ये तुम क्या कर रही हो? जीतू रूही को ऐसा करते हुए देखकर बोली तो रूही जीतू के कंधे पर बैठकर बोली, देख नहीं रहे हो मैं पेड़ पर बैठ रही हो? अरे मेरी माँ, मैं कोई पेड़ नहीं इंसान हूँ, और क्या तुम दिखाई नहीं दे रहा है कि वो मुझे भी खा सकता है तुम्हारी वजह से, इसलिए बोल रहा हूँ नीचे उतर जाओ। रूही नामे सिर हिला रही थी। अजीत और मोहिनी हैरानी से रूही को देख रहे थे, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है यार, मतलब अपनी जान बचाने के लिए बेचारे जीतू को बाली का बकरा बना रही है। अजीत मोहिनी को देखता है तो वो नामे सिर हिला देती है कि वो बिल्कुल भी नहीं रही है, जबकि हालत तो उसकी भी खराब हो रही थी, पर उसकी मजबूरी ये है कि वो बोल नहीं सकती अजीत से कि उससे डर लग रहा है। अगर उसने ऐसा बोल तो ये लड़का उसे खुद से दूर रहने को बोल देगा, फिर उसका क्या होगा, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा है। वो बूढ़ा आदमी तो अंकित को देख रहा था जो उसे घूरे जा रहा था, और फिर वो कुर्सी पर बैठकर शेर से बोला, शेरू बैठ जाओ। वो शेर रूही को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर उसे इग्नोर करके बैठ जाता है कि वो इतना भी बुरा नहीं है जितना ये लड़की समझ रही है। उसके पास खाने की कमी थोड़ी है जो इसे खाएगा, जो उसके वजह से डर से एक मासूम लड़के के ऊपर बैठ गई। क्या उसके बस बॉडी नहीं है या उसे डर नहीं लगता है जो यह ऐसा कर रही है? और शेर के ऐसा करने से वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं। जीतू गुस्से में रूही पकड़कर बस नीचे उतर कर बोली, यार वो तुम नहीं खाना चाहता है, अब मेरे ऊपर से तो नीचे उतारो, देखो सभी लोग हम पर हंस रहे हैं। जिसे सुनकर रूही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अगर वो मुझे खा जाता तो? जिसे सुनकर जीतू बस उसे घूरता है। तभी वो बूढ़ा आदमी सिर पर हाथ फेरते हुए अंकित और बाकी सभी को देखकर बोला, मैंने आप लोगों का ऐसा भी क्या बिगड़ लिया कि आप लोग इस तरह मेरे घर तक आ गए? यार पहले मेरे आदमियों को बंदी बनाया और अब मेरे घर आकर छुपके से मेरे खास लोगों को मार रहे हो। उसे बूढ़े आदमी की बात सुनकर अंकित गुस्से से उस देखकर बोला, हमारा नहीं, तुमने इस पूरे शहर का सब कुछ बिगड़ा है, तुम लोगों के मार रहे हो अपने इस आदमियों को भेजकर जो लोगों का खून पीते उन्हें मारकर, और बोल रहे हो मैंने क्या किया? उसके ऐसा बोलते ही सभी लोग डर उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके चेहरे के भाव चेंज हो गए थे। वो शेर भी अंकित को घूरने लगता है और जब देखता कि ये आदमी उसके मालिक को घूरने बंद नहीं कर रहा है तो वो अंकित को देखकर गुस्से में एक जोर की दहाड़ मारता है। शांत हो जाओ शेरू, वो आदमी अभी तुम्हारी मालिक को जनता नहीं है इसकी ऐसा बोला रहा है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर शेर वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो अंकित को देखना बंद नहीं करता है। तुमने मुझे उसी आवाज में बात की ना, बस इसलिए इस थोड़ा गुस्सा आ गया था, बाकी तुम डरो मत, ये जब तक किसी को नुकसान नहीं पूछेगा जब तक मैं उसे ना बोलूं।
वो बूढ़ा आदमी शेर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तो डर और तुम और तुम्हारे इस फालतू जानवर से ये मेरी बंदूक की एक गोली नहीं झेल पाएगा। अंकित गुस्से में बोला। तो वो बूढ़ा आदमी कुछ देर अंकित को घूरता है तो अंकित की सभी साथी उसे शांत रहने को बोलते हैं, लेकिन अंकित बस उसे घूरे जा रहा था। ये देख राणा अपनी बंदूक की गोली अंकित के सीने में मारने वाला ही होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे हाथ के इशारे से शांत रहने को बोला कर फिर मुस्कुरा कर बोला, अच्छा ये गुस्सा अच्छा है, लेकिन गलत इंसान पर घर रहे हो बेटे, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मुझे घूरो। हैसियत की बात तू ना कर, वो ही सही है, क्योंकि अभी तुझे जिस दौलत और पावर पर घमंड है वो कुछ नहीं बचेगा, एक बार तेरा काला चेहरा दुनिया के आगे आएगा तब। अंकित बोला। तो उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोला, और मेरा काला चेहरा कौन लाएगा लोगों के आगे, तू जिसके गर्दन इस समय मेरे हाथों में जब चाहूं मूंदकर तुझे मार सकता है, और तेरी सरकार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझे। जिसे सुनकर बाकी सभी भी अंकित पर हंसने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी फिर सभी को हाथ दिखाकर बोला, इन सभी के बॉडी में भी वही किया जाए जिससे ये सभी जिन लोगों को बचाने के लिए मुझसे पंगा लेने आए थे ये लोग फिर उन्हें ही मार मार कर उनका खून पी जाए। जिसे सुनकर अंकित और उसकी टीम शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल में मोना ICU रूम के आगे कुर्सी पर बैठकर सो गई थी, उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैडम जी सुबह हो गई। एक नर्स मोना के पास आकर उसे कंधे से हिलाकर बोली। मोना अपनी आंखें खोलकर उस नर्स को देखकर बोली, विक्रम को होश आ गए क्या? पता नहीं मैडम जी, मैंने उनके रूम में नहीं गई। उसे नर्स की बात सुनकर मोना हाँ में सिर हिलाकर बोली, ठीक मैं देख लेती हूँ। इतना बोलकर मोना कुर्सी से खड़े होकर उस रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसके पैंट की पॉकेट में रखा फोन बजता है तो मोना रुककर अपने पैंट की पॉकेट से अपना फोन निकालकर देखती है तो उस पर रिया नाम लिखकर आ रहा है, जिसे देख मोना समझ जाती है कि आदित्य उसे कॉल कर रहा है। तो वो मुस्कुराकर वहां से साइट में जाकर कॉल रिसीव कर बोली, गुड मॉर्निंग हब्बी, आप उठ गए? और आरव वो भी उठ गया ना? और मोना को लगा था कि आदित्य उसे कॉल कर रहा है, लेकिन तभी उसके कानों में रिया की आवाज आती है, भाभी मैं हूँ रिया। मोना जिसे सुनकर बोली, रिया तुम आदित्य कहाँ है? भाभी आदित्य भाई सामने बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और आरव मेरे पास बैठा है, वो भी नाश्ता कर रहा है स्कूल के लिए तैयार होकर, और वो आपसे बात करना चाहता था इसलिए मैंने आपको कॉल किया, लो करो अपने बेटे से बात। मोना हाँ में सिर हिला देती है। उसे थोड़ा बुरा लगा, यूटी सोचा कि आदित्य को उसकी याद आई होगी सुबह सुबह इसलिए उसने उसे कॉल किया, लेकिन रिया की बात सुनकर कि आदित्य को नहीं उसके बेटे को उसकी याद आए और वो उससे बात करना चाहता है, चलो उसके पति को नहीं सही उसके बेटे को तो उसकी याद आए ना, उसके लिए यही बहुत है। मोना ये सोच ही रहा था तभी उसके कानों में एक प्यारी और उदास आवाज आती है जो कभी थी उसके दिल को अंदर तक सुकून पहचान के लिए। मम्मा आप कहाँ हो? आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आरव की बात सुनकर मोना मुस्कुरा कर बोली, सॉरी बच्चा, वो क्या होना कि आपके मम्मा के फ्रेंड की तबीयत खराब है तो मम्मा उनके पास हॉस्पिटल है। ओके मम्मा, आप उनके ठीक होने के बाद जल्दी वापस आ जाना घर पर, मुझे मैं आपको मिस करूंगा, अभी के लिए स्कूल जा रहा हूँ डैडी के साथ। आरव की बात सुनकर मोना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसका बेटा कितना समझदार है यार, मतलब उसे बच्चे पता चली तो बदले में उसने उससे जिद नहीं घर आने की और ना आदित्य की तरह उससे नाराज हुआ। यही सोच मोना बोली, ओके लिटिल बॉय, अपना ध्यान रखना। मम्मा आपको डैडी से बात करनी है। आरव की बात सुनकर मोना सोच में पड़ जाती है। तभी उसे मोना में आदित्य की धीरे से आवाज आती है, चलो हम लेट हो रहा है। उसके बाद उसे रिया की आवाज आती है जो ये बोलकर कॉल काट देती है कि भाई आरव के साथ निकल चुके हैं। मोना कॉल काटने के बाद भी कुछ देर तो उसी तरह खड़ी रहती है। इसका मतलब सच में आदित्य उससे नाराज है कि उसने विक्रम की हेल्प क्यों की थी रात में। लेकिन इसमें गलत क्या है यार, मतलब अगर आदित्य का कोई दोस्त होता तो क्या वो उसे भी वो सड़क पर मरता छोड़ देता? ये तो गलत है ना यार। और अगर आदित्य इतनी सी बात भी नहीं समझ सकता है फिर वो कुछ नहीं कर सकती है, इसमें रहना है नाराज तो शौक से रहे। यही सोच मोना फोन को पैंट के पॉकेट में रखकर वापस पलटकर विक्रम के रूम में चली जाती है और रूम में अंदर आकर देखती है तो विक्रम बेड पर आंखें बंद करके लेटा था। क्या इसे अभी तक होश भी नहीं आया क्या? मोना ये सोचकर विक्रम के बेड के पास आकर उसे गौर से देखने लगती है और उसके चेहरे को देख बोली, विक्रम मैं अब क्या करूं यार, तुम्हारा सोचा था तुम दर्द नाक मौत दूंगी पर जब तुम उस हालत में देखा तो नहीं छोड़ पाए तुम्हें मरते हुए बीच सड़क पर। तुमने मेरे साथ जो किया था ना उसकी वैसे केवल एक सजा है, वो है मौत, और वो तुम्हें
मिलेगी, पर वो गोली जिस पर तुम्हारी मौत लिखी होगी वो मेरी बंदूक से निकलेगी, ना कि किसी और के बंदूक से। मेरा तुम्हें बचाने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मौत दूंगी, पर उससे पहले अब मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी कि तुम अपने थोड़े पापों को ठीक कर सको मेरा साथ देकर। बिग बॉस को खत्म करने में वो आदमी पूरी दुनिया के लिए वो जहर है जिसे समय पर खत्म नहीं किया गया, तो ये शहर में केवल लाशें बचेगी केवल, और मेरा भी तो बदला लेना उससे, अगर तुमने मुझे उसके कहने पर ही तो मारा था ना। मोना गुस्से में बोले जा रही थी, लेकिन उसका ध्यान इस चीज पर नहीं गया कि उसकी बात सुनकर विक्रम के चेहरे के भाव चेंज हो रहे थे, और उसकी लास्ट बात सुनकर कि उसने उसे बिग बॉस के कहने पर मारा था, यानी ये उसकी मोना, हाँ यही उसकी मोना है। विक्रम यही सोचकर एकदम से अपनी आंखें खोलकर मोना को नम आंखों से देखकर बोला, मोना तुम मेरी मोना ही हो। उसकी बात सुनकर मोना शौक रह जाती है, इसका मतलब ये आदमी जाग रहा था और आंखें बंद करके लेटा हुआ था, और उसे लगा कि ये अभी बेहोश है, और उसने उसे अपना सच बता कि वो प्रिया नहीं मोना है जिसे उसने मारा था बिग बॉस के कहने पर। मोना के चेहरे के भाव एकदम से चेंज होने लगते हैं, लेकिन विक्रम को उससे ज्यादा इस बात से फर्क पड़ रहा था कि वो उसकी मोना है, उसकी मोना जिंदा है, और यही सोचकर उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, और अपनी पूरी ताकत लगाकर बेड पर उठकर बैठकर मोना के तरफ अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोला, मोना तुम मेरी मोना आओ, मुझे अपने गले लगा लो, मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो प्लीज, आओ मेरे पास, हम मिलकर उस बिग बॉस से बदला लेंगे तुम्हारी मौत का, और विनोद राशि से मेरा बदला लेकर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, हम फिर ये बुरा काम नहीं करेंगे बेबी, और खुशी खुशी एक दूसरे के भावों में अपनी बाकी की सारी लाइफ निकाल देंगे। विक्रम मोना को देखकर ये बोल रहा था, और उसकी बात सुनकर मोना का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, और वो अपने हाथों की मुट्ठी कसके बोली, अच्छा तो अब तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी निकालना चाहते हो। हाँ बेबी बिल्कुल, हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे यहाँ से, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति भी कुछ नहीं कर पाएगा। मोना विक्रम की बात सुनकर उसके तरफ गुस्से में अपने हाथ की उंगली पॉइंट करके बोली, खबरदार विक्रम, कोई तुमने अपनी गंदी जबान से मुझे बेबी बोला तो। विक्रम हैरान होकर मोना को देखता तो मोना आगे बोली, पहली बात मैं मोना नहीं हूँ विक्रम, मैं प्रिया हूँ, प्रिया आदित्य ओबरिया, तो मुझे मोना समझकर बेबी मत बोलना, मेरे आदित्य के अलावा मुझे कोई बेबी बोले वो मुझे नहीं पसंद, समझे तुम। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी मोना तो उसी समय मर गई थी जब तुमने उसे धोखा दिया था उस टीना के पास जाकर, और फिर उसके लिए तुमने मुझे मार दिया था, और वजह बनी कि बिग बॉस ने, बल्कि सच तो ये था कि उस समय तुम्हें उस लड़की टीना के साथ विस्तार गर्म करने थे ना। मोना की बात सुनकर विक्रम के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, और वो हैरानी से मोना को देखकर फिर अपने चेहरे पर आए भावों को मोना से छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, वो ऐसा नहीं है मोना, मैंने बोला ना कि मैं मोना नहीं प्रिया हूं, तो मुझे मोना कहना बंद करो समझे तुम। मोना गुस्से में फिर से विक्रम को उंगली दिखाकर बोली। तो विक्रम सॉरी बोलकर बोला, प्रिया सच में यार, मैं उस समय बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि टीना मुझसे झूठ बोलाकर मुझे फंसा रही, वरना यार तुम्हें पता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता था जितना कि तुम मुझसे से करती थी, शायद तुमसे ज्यादा ही मैंने तुमसे प्यार किया, और मेरी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी यार, टीना का जाल था, बस उसने मुझे ऐसी एक फोटो दिखाई जिसमें तुम किसी और मर्द के साथ कम कपड़ों में थी, तो मेरा सारा दिमाग खराब हो गया था उस समय, जिससे मैं सोचने की शक्ति खो बैठा था। गुस्से में यहाँ फिर उसके होठों के मजे लेने में लग गए तुम विक्रम, जिसे वजह से तुम एक बार भी मेरे पास आकर नहीं बोल पर थे कि मोना क्या सच ये तुम, और तुम मुझे धोखा दे रही हो। मोना की इस बात का विक्रम के पास कोई भी जवाब नहीं था, और कोई ओना सिर नीचे करके बोला, सॉरी, उसे समय में बहक गया था टीना के झटे प्यार की वजह से। मोना अपने चेहरे पर फेंकी मुस्कान लाकर बोली, ओ तो तुम बहक गए थे। विक्रम धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाकर बोला, क्योंकि तुमने मुझे कभी अपने करीब नहीं आने दिया, मैं हमेशा तुमसे कहता रहा एक किस की, लेकिन तुम मना कर देती थी, ये बोलकर कि शादी के बाद ही करेंगे हम सब, तो मैं हमेशा चिढ़ा रहता था, और कभी कभी मेरे दिमाग में इस ख्याल भी आते थे कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो, इसलिए मौना कर रही हो, बस इसलिए मैंने उस फोटो पर इतनी आसानी से विश्वास कर लिया था। इतना बोल वो मोना को देखता है उदास होकर, तो नीना नामे सिर हिला लाकर बोली, नहीं विक्रम बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तब तुम मेरे पास सवाल करने जरूर आते, पर तुम नहीं आए थे, और तुमने मुझे सीधा मरना चुना था, अरे तुमने तो मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ा था, उन विचारों का क्या दोष था विक्रम, उन्हें किस बात की से दिया यार, वो लोग निर्दोष को मासूम थे, मुझे हमेशा लगता था कि कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी फैमिली को बचा लोगे, लेकिन उन्हें मारने की वजह तुम थे, यह मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, तुमने जो लिया ना उसकी केवल एक सजा है विक्रम, वो है तुम्हारी मौत, वो भी मेरे हाथों से, और वो जरूर होगी याद रखना, और तब तक मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी समझे।
मोना गुस्से में विक्रम की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली तो विक्रम उसे नम आंखों से देखने लगत है और फिर गहरी सांस लेकर बस हाँ में सिर हिला देता है। मोना उसे घूरते हुए वापस पलट कर जाने लगती, लेकिन डोर पर किसी को खड़ा देख मोना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदित तुम, मोना आदित को देखकर बोली जो उसके लिए नाश्ता लिए खड़ा था। हैरान और शौक शायद उसने विक्रम और उसकी सारी बातें सुन ली थी। मोना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आदित उसे जिन नजरों से देख रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि शायद आज सब कुछ खत्म होने वाला है, शायद हो चुका है। पुरानी बिल्डिंग में घर के हॉल में सभी लोग नाश्ता कर रहे थे बातें करते हुए। तभी सीढ़ियों से अपना सिर पकड़कर राहुल नीचे आते हुए बोला, यार मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है। राहुल अपना सिर पकड़कर सभी के पास आते हुए बोला और उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे देखते हैं। राहुल तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ जिससे तुम्हारा सिर दर्द बंद हो जाएगा। लीली अपने कुर्सी से खड़े होकर बोली तो राहुल थैंक्स बोलकर कुर्सी पर बैठ जाता है, अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे घूरे जा रहे हैं, तो वो अपना सिर ऊपर करके सभी देखकर बोला, क्या हुआ आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर लोग एक दूसरे को देख फिर चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। भाई बॉस का कोई कॉल नहीं आया क्या, बहुत दिन हो गए किसी मिशन पर नहीं गए तो मेरे हाथों में खुजली हो रही है। अर्जुन विशाल को देखकर बोला तो विशाल एक नजर राहुल को देख और फिर अर्जुन से बोला, तुम्हें पता है ना कि अभी मोना क्या बोल कर गई है कि पहले राहुल खुद को संभाले तब वे अपना मिशन शुरू कर पाए। विशाल की बात सुनकर राहुल अपना दर्द भूलकर हैरानी से बोला, क्या मेरे वजह से बॉस मिशन शुरू नहीं कर रही है। इतना बोल सभी को देखता है तो अभी के चेहरों को देख लग रहा था कि हाँ ऐसा ही है। तो राहुल खड़े होकर बोला, आप लोगों ने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला ऐसा। पर देवर जी आपके और गीता के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने बात का बोला था। कविता घेर के मेन डोर को तरफ देखकर बोली जहां कोई नहीं था, जबकि राहुल इस बार उसके सामने ही बैठा था। बेबी आपका देवर सामने बैठा है। अर्जुन कविता का चेहरा सामने मोड़कर बोला, अरे इसे कैसे, मेरे लिए बॉस और इनका काम बहुत जरूरी है, उनके लिए मैं कुछ नहीं हूं तो फिर क्या मेरी लाइफ और क्या। गीता चलो अभी बॉस के पास चलते हैं और मिशन शुरू करने हैं। राहुल विशाल अर्जुन और राघव को देखकर बोला तो पीछे किचन से लिली राहुल के लिए काम में चाय लेकर आते हुए बोली, चले जाना पर बात करके और अभी तुम लो अपना सिर दर्द कम करो। लेकिन भाभी बॉस मेरे वजह से। राहुल आगे कुछ बोलता उससे पहले लिली उसके हाथ में कप पकड़ा कर बोली, चुपचाप चाय पियो और चिंता मत करो, उनके पास भी एक वजह जिस वजह से वे रुकी है और जब उन्हें शुरू करना होगा तब वे तुम्हें कॉल करेंगी, ऐसा बोल कर गई है वे। लीली वापस विशाल के पास बैठकर बोली और उसकी बात सुनकर राहुल भी अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, जो भी हो भाभी, पर मुझे अब दिल से बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने फालतू में उस लड़की के वजह से अपना टाइम बर्बाद किया। मुझे उससे शादी करनी नहीं चाहिए थी, उसे भी परेशान किया और खुद भी। राहुल उदास होकर अपने हाथ में लिए कप से चाय पीते हुए बोला तो सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कोई बात नहीं भाई, छोड़ और भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, शायद तुम दोनों की लाइफ में एक होना लिखा ही नहीं था। राघव बोला राहुल के कंधे पर हाथ रखकर जो उसके पास ही बैठा था। हाँ सही बोला, मैं तो बोलती हूँ देवर जी आप और कोई अच्छी लड़की को पटा कर उससे शादी कर लो। कविता राहुल को देखकर बोली तो राहुल को एकदम से खांसी आ जाती है और उसके मुंह की चाय सामने टेबल पर गिरती है। वो जोर से जोर खांसने लगता है तो लिली जो उसके दूसरे तरफ बैठी थी वो उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कविता को घूर के बोली, ये लड़की भी इस बड़ी जल्दी रहती है अपनी बात किसी को बताने की, अरे अभी उसे इन सब से बाहर तो आने दे। लिली की बात सुनकर कविता रोनी सी शकल बनाकर बोली, लेकिन मैंने क्या किया। छोड़ो बेबी कोई बात नहीं। अर्जुन उसे कंधे से पकड़ाकर उसे खुद से चिपका कर बोला, उसे डर था कि उसकी प्यारी वाइफ रोने ना लग जाए, वो दिल की अच्छी है इसलिए अपने मन में ज्यादा कुछ नहीं रखती है। अब मुझे लाइफ किसी से शादी नहीं करनी और ये मेरा आखिर फैसला है बस। राहुल सभी को देख गहरी सांस लेकर बोला तो सभी हैरान हो जाते हैं। अरे देवर जी ये क्या बोल रहे हो, नताशा शौक में बोली तो लिली उसे शांत रहने का इशारा करके बोली, कोई बात नहीं, जैसा उसे ठीक लगे वैसा करने दो उसे और जब उसका मन होगा वो कर लेगा शादी। लिली की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाकर अपना अपना नाश्ता कर लेते हैं और राहुल मन में बोला, नहीं भाभी ऐसा कभी नहीं होगा, इस दिल में सिर्फ गीता है और वहीं रहेगी, हम एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ, मेरे लिए उसके साथ वो पल बहुत था जिसमें वो मेरे साथ थी, उसी को याद कर मैं अपनी सारी लाइफ निकालने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरी लाइफ पर हक सिर्फ मेरी बॉस और बहन मोना का है, उसके लिए जीना और अब उसके पास अभी बार मौत आने से पहले उसे मुझे साथ ले जाना होगा। राहुल यही सोचकर चाय पी रहा था।
दूसरी तरफ संदीप के घर पर संदीप अपने रूम से तैयार होकर आता है तो वो देखता है कि गीता डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी। गुड मॉर्निंग गीता जी, जिसे सुनकर गीता सीढ़ियों की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर संदीप सर। संदीप हंसते हुए कुर्सी पर बैठकर बोला, अरे आप केवल संदीप ही बोला कर, वो अच्छा लगता है, और गीता को बैठने का इशारा करता है। उसके पास वाली कुर्सी पर गीता बैठकर बोली, लो टेस्ट करके बताओ संदीप की मेरे हाथ के पोहे कैसे बने हैं। गीता मुस्कुराकर कटोरा में से पोहे संदीप के प्लेट में रखकर बोली। तो संदीप अपने हाथ में चम्मच लेकर फिर उससे एक चम्मच पोहे अपने मुंह में रखने से पहले बोला, आपने बनाए मतलब खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं, अच्छे हो बने होगे। इतना बोल पोहे खाने लगता है। गीता भी अपने मुंह में पोहे रखती है तो उसे थोड़ा नमक ज्यादा लग रहा था और संदीप से कुछ बोलती उससे पहले संदीप बोला, वाह ये तो बहुत अच्छे हैं गीता जी। गीता हैरानी से संदीप को देखकर बोली, सच में ये इतने अच्छे हैं। संदीप हाँ में सिर हिलाकर मजे से पोहे खाने लगता है तो गीता भी फिर कुछ नहीं बोलती है और वो भी खाने लगती है आराम से पोहे। संदीप जी आपका वो मरीज बच गया ना रात को जिसे गोली लगी थी, गीता संदीप से बोली, उसे उसकी चिंता लगी थी। संदीप मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ अब सही है, लेकिन आपको पता है सभी डॉक्टर परेशान हो चुके थे। गीता कंफ्यूज होकर संदीप को देखती है तो संदीप बोला, यार वो आदमी ना आदित्य ओबरॉय की वाइफ का दोस्त था कोई, और उस आदित्य ओबरॉय कितना बड़ा आदमी है ये सब जानते हैं, तो उसके होने से सभी डॉक्टरों की हालत खराब होने लगती है, इसलिए उसे हमें बचना ही था। संदीप पोहे खाते हुए बोले जा रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर गीता के हाथ प्लेट में रुक गया था। आदित्य ओबरॉय की वाइफ यानी राहुल की बहन, और राहुल को याद आते ही गीता का मन फिर से उदास हो जाता है और उसे कल का सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे राहुल उस गलत समझकर उनका रिश्ता ही खत्म करके चला गया था, जबकि उसने जब उसका साथ दिया, जब उसके घर वाले भी उस पर शक कर रहे थे, तब उसने उसे विश्वास दिलाया था कि वो उसके साथ है। फिर उसे उस पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? क्या वो उससे प्यार नहीं करता है? क्यों किया उसने उसके साथ ऐसा? गीता ये सब सोचने में खो गई थी और संदीप उसे देख जा रहा था। वो समझ चुका था कि गीता फिर से राहुल के ख्याल में चली गई है। संदीप अपना सिर नीचे कर लेता है उदास होकर, शायद इतना आसान नहीं होने वाला गीता की लाइफ से उस आदमी को भूलना, लेकिन उसे कोशिश तो करनी होगी ना। यही सोचकर संदीप बोला, गीता जी आप कहाँ खो गई? नाश्ता करो जल्दी, हमें क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहा है। और उसकी बात सुनकर गीता होश में आकर उसे सॉरी बोलकर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगती है, और ये देखकर संदीप भी नाश्ता है। कुछ देर बाद दोनों संदीप के कार में निकल जाते हैं क्लिनिक के लिए। संदीप गीता से कुछ ना कुछ बात करके पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे थोड़ी भी राहुल की याद ना आए, लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाएगा कि गीता के दिल से राहुल हमेशा के लिए चला जाए और फिर संदीप उसे अपना प्यार दिखाए? हॉस्पिटल में मोना जब आदित्य को दिखती है तो वो उसका नाम लेती है, जिससे विक्रम भी अपना सिर ऊपर करके आदित्य देखता है और फिर मोना को। आदित्य मेरी बातों सुनो पहले। मोना हिम्मत करके आदित्य को देखकर बोली, अब होगा सो देख जाएगा, पर अब वो अपने आदित्य को सच बताकर सब समझा देगी अच्छे से, और फिर जो भी फैसला आदित्य करेगा उसे वो मान लेगी। मोना ये सोचकर आदित्य को देख रही थी। आदित्य मोना की बात सुनकर उसे देखता है और फिर बेड पर लेटे इस आदमी को, जो उसकी वाइफ से बोल रहा था कि वो उसे उससे दूर ले जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ बता दो अपने पति को मोना कि तुम कौन हो, इसकी प्रिया नहीं मेरी मोना हो तुम। आदित्य को खुद को देखता देखकर विक्रम अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, वो चाहता था आदित्य उसकी मोना को छोड़ दे, उसे मोना समझकर। विक्रम की पलट सुनकर मोना पलटकर गुस्से से विक्रम को देखकर बोली, विक्रम मैंने कहा ना मैं मोना नहीं बल्कि प्रिया आदित्य ओबरॉय हूं समझे। इतना बोल वो उसे घूरने लगती है। विक्रम मोना की बात सुनकर उसे खुद घूरता देखता देख विक्रम एक नजर मोना के पीछे खड़ा आदित्य को देखता है, फिर वापस मोना को देखकर बोला, तुम्हारे कहने से सच नहीं बदल जाएगा मोना, अब ये मुझे और तुम्हारे पति को पता चल गया है कि तुम कौन हो, तुम उसकी प्रिया नहीं हो मेरी मोना हो। विक्रम की बात सुनकर मोना परेशान होकर पलट आदित्य को देखती है, जिसके आंखें में एक ठंडा भाव था। वो ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कह रहा था, लेकिन फिर भी उसके नजरों में कुछ ऐसा था जो मोना को अंदर से डरा रही थी। पहली बार मोना को वो डर और किसी अपने चीज को खाने का डर हो रहा था। आदित्य। मोना बस इतना ही बोल पाई। उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले, पर वो आदित्य से कहना चाहती थी को पिछले जन्म में जो भी, लेकिन इस जन्म में वो उसकी प्रिया है, अपने बेटे आरव को माँ है, वो प्रिया ही रहना चाहती है। मोना घबराए और डरी हुई आदित्य को देख रही थी और उसकी नजरें आदित्य को बता रही थी कि विक्रम जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सच है।
आदित्य फिर दोनों को देखकर मोना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, जिससे विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मोना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आदित्य के हर कदम से मोना, आदित्य और आरव को खून का डर लग रहा था। संदीप हंसते हुए कुर्सी पर बैठकर बोला, अरे आप केवल संदीप ही बोला करे, वो अच्छा लगता है, और गीता को बैठने का इशारा करता है। उसके पास वाली कुर्सी पर गीता बैठकर बोली, लो टेस्ट करके बताओ संदीप की मेरे हाथ के पोहे कैसे बने हैं। गीता मुस्कुराकर कटोरा में से पोहे संदीप के प्लेट में रखकर बोली। तो संदीप अपने हाथ में चमचे लेकर फिर उससे एक चमचा पोहे अपने मुंह में रखने से पहले बोला, आपने बनाए मतलब खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं, अच्छे हो बने होगे। इतना बोल पोहे खाने लगता है। गीता भी अपने मुंह में पोहे रखती है तो उसे थोड़ा नमक ज्यादा लग रहा था और संदीप से कुछ बोलती उससे पहले संदीप बोला, वाह ये तो बहुत अच्छे हैं गीता जी। गीता हैरानी से संदीप को देखकर बोली, सच में ये इतने अच्छे हैं। संदीप हाँ में सिर हिलाकर मजे से पोहे खाने लगता है तो गीता भी फिर कुछ नहीं बोलती है और वो भी खाने लगती है आराम से पोहे। संदीप जी आपका वो मरीज बच गया ना रात को जिसे गोली लगी थी। गीता संदीप से बोली, उसे उसकी चिंता लगी थी। संदीप मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ अब सही है, लेकिन आपको पता है सभी डॉक्टर परेशान हो चुके थे। गीता कंफ्यूज होकर संदीप को देखती है तो संदीप बोला, यार वो आदमी ना आदित्य ओबरॉय की वाइफ का दोस्त था कोई, और उस आदित्य ओबरॉय कितना बड़ा आदमी है ये सब जानते हैं, तो उसके होने से सभी डॉक्टरों की हालत खराब होने लगती है, इसलिए उसे हमें बचना ही था। संदीप पोहे खाते हुए बोले जा रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर गीता के हाथ प्लेट में रुक गया था। आदित्य ओबरॉय की वाइफ यानी राहुल की बहन, और राहुल को याद आते ही गीता का मन फिर से उदास हो जाता है और उसे कल का सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे राहुल उस गलत समझकर उनका रिश्ता ही खत्म करके चला गया था, जबकि उसने जब उसका साथ दिया, जब उसके घर वाले भी उस पर शक कर रहे थे, तब उसने उसे विश्वास दिलाया था कि वो उसके साथ है। फिर उसे उस पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? क्या वो उससे प्यार नहीं करता है? क्यों किया उसने उसके साथ ऐसा? गीता ये सब सोचने में खो गई थी और संदीप उसे देख जा रहा था। वो समझ चुका था कि गीता फिर से राहुल के ख्याल में चली गई है। संदीप अपना सिर नीचे कर लेता है उदास होकर, शायद इतना आसान नहीं होने वाला गीता की लाइफ से उस आदमी को भूलना, लेकिन उसे कोशिश तो करनी होगी ना। यही सोचकर संदीप बोला, गीता जी आप कहाँ खो गई? नाश्ता करो जल्दी, हमें क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहा है। और उसकी बात सुनकर गीता होश में आकर उसे सॉरी बोलकर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगती है, और ये देखकर संदीप भी नाश्ता है। कुछ देर बाद दोनों संदीप के कार में निकल जाते हैं क्लिनिक के लिए। संदीप गीता से कुछ ना कुछ बात करके पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे थोड़ी भी राहुल की याद ना आए, लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाएगा कि गीता के दिल से राहुल हमेशा के लिए चला जाए और फिर संदीप उसे अपना प्यार दिखाए? हॉस्पिटल में मोना जब आदित्य को दिखती है तो वो उसका नाम लेती है, जिससे विक्रम भी अपना सिर ऊपर करके आदित्य देखता है और फिर मोना को। आदित्य मेरी बातों सुनो पहले। मोना हिम्मत करके आदित्य को देखकर बोली, अब होगा सो देख जाएगा, पर अब वो अपने आदित्य को सच बताकर सब समझा देगी अच्छे से, और फिर जो भी फैसला आदित्य करेगा उसे वो मान लेगी। मोना ये सोचकर आदित्य को देख रही थी। आदित्य मोना की बात सुनकर उसे देखता है और फिर बेड पर लेटे इस आदमी को, जो उसकी वाइफ से बोल रहा था कि वो उसे उससे दूर ले जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ बता दो अपने पति को मोना कि तुम कौन हो, इसकी प्रिया नहीं मेरी मोना हो तुम। आदित्य को खुद को देखता देखकर विक्रम अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, वो चाहता था आदित्य उसकी मोना को छोड़ दे, उसे मोना समझकर। विक्रम की पलट सुनकर मोना पलटकर गुस्से से विक्रम को देखकर बोली, विक्रम मैंने कहा ना, मैं मोना नहीं बल्कि प्रिया आदित्य ओबरॉय हूं समझे। इतना बोल वो उसे घूरने लगती है। विक्रम मोना की बात सुनकर उसे खुद घूरता देखता देख विक्रम एक नज़र मोना के पीछे खड़ा आदित्य को देखता है, फिर वापस मोना को देखकर बोला, तुम्हारे कहने से सच नहीं बदल जाएगा मोना, अब ये मुझे और तुम्हारे पति को पता चल गया है कि तुम कौन हो, तुम उसकी प्रिया नहीं हो, मेरी मोना हो। विक्रम की बात सुनकर मोना परेशान होकर पलट आदित्य को देखती है, जिसके आंखें में एक ठंडा भाव था। वो ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कह रहा था, लेकिन फिर भी उसके नजरों में कुछ ऐसा था जो मोना को अंदर से डरा रही थी। पहली बार मोना को वो डर और किसी अपने चीज को खाने का डर हो रहा था। आदित्य। मोना बस इतना ही बोल पाई। उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले, पर वो आदित्य से कहना चाहती थी को पिछले जन्म में जो भी, लेकिन इस जन्म में वो उसकी प्रिया है, अपने बेटे आरव को माँ है, वो प्रिया ही रहना चाहती है। मोना घबराए और डरी हुई आदित्य को देख रही थी और उसकी नजरें आदित्य को बता रही थी कि विक्रम जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सच है। आदित्य फिर दोनों को देखकर मोना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, जिससे विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मोना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आदित्य के हर कदम से मोना, आदित्य और आरव को खून का डर लग रहा था।
अब आगे होटल रूम में राम बहुत हिम्मत करके राशि के रूम आता है। उससे अब साफ करना था कि गीता या तो उसे चुने या फिर अपने पति विनोद, ताकि वो फैसला कर सके कि उसे इन लोगों का साथ देना या नहीं। यही सोचकर राम राशि के रूम का डोर हल्का सा नॉक करने वाला होता है, लेकिन रूम अंदर से बंद नहीं था, शायद इसलिए राम के छूते ही डोर खोल जाता है, जिसे देखकर राम रूम में अंदर आकर देखता है तो राशि और विनोद बेड पर सो रहे थे। राशि विनोद के बाहों में राम से सो रही थी और ये देखकर राम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये लड़की उसे सिर्फ धोखा दे रही है और कुछ नहीं। हर बार उसके आंखें कहती हैं कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन और फिर वापस अपने पति के साथ बिस्तर गर्म करती है। और वो गधा ये देख भी पागल की तरह इसके पास। और आज तो इन्होंने विक्रम सर को मार दिया, जो कितने अच्छे थे, उनके लिए लड़ते थे। अगर ये आज विक्रम मार सकते हैं तो इसका क्या पता कि कल के दिन ये लड़की जरूरत पड़ने पर अपने पति के साथ मिलकर उसे नहीं मार देगी। राम यही सोचकर गहरी सांस लेता है। उसे यहां से जाना होगा, यही सही होगा। इतना सोचकर ही राम पलटकर रूम से जाने लगता है। उसने फैसला कर लिया था कि अब यहां से बहुत दूर चला जाएगा। राम जा ही रहा था, तभी एकदम से उसी समय राशि की नींद खोल जाती है और वो राम को देख बोली, राम तुम। इतना बोल विनोद को सोता हुआ देख और उसी हालत बेड से उठकर राम के पास आने लगती है। अपना नाम राशि के मुंह से सुनकर राम के कदम वहीं रुक गए थे और सारी हिम्मत वहीं हार गया था। और ऊपर से राशि उसी हालत में आकर उससे पीछे से चिपक जाती है तो राम अपनी आंखें बंद कर लेता है। राशि राम को पीछे से बाहों में भर करके बोली, राम तुम कहाँ जा रहे थे? मुझे छोड़कर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर राम के हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो पलटकर गुस्से से राशि से कुछ बोलने को होता है तो राशि उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। वो अपना शरीर राम के शरीर से चिपका लेती है। राम की हालत खराब हो रही थी और वो बड़ी मुश्किल उसे खुद से दूर करके उसे आंखें दिखाकर कुछ बोलना चाहता था, उंगली दिखाकर, लेकिन तभी राशि उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने पर रखकर शैतानी मुस्कान से उसे देखने लगती है। राशि राम को इतनी बुरी तरह फंसा लिया था कि वो विचार हर फंस जाता। इस बार कोशिश कर रहा था कि वो राशि को बातें सुनाकर जा सके, लेकिन राशि हरकतें उसके अंदर के जानवर को जगा रही थी जो उस कमजोर पड़ रही थी। और आखिर में राम राशि पर टूटने को होता है तो राशि उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, रुको यहाँ नहीं। राशि विनोद की तरफ इशारा करके बोली तो राम कंफ्यूज हो जाता है तो राशि बाथरूम की तरफ इशारा करके बोली, तुम मेरा वहां इंतजार करो, मैं इस भागकर आदित्य अपने रूम। जिसे सुनकर राम हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है और डोर बंद कर लेता। और उसके जाते ही राशि पलटकर बेड की तरफ देखती है, डर जाती है। विनोद आंखें खोलकर उसे ही देख रहा था और वो उसे घूरे जा रहा था। राशि डर से अपना सिर नीचे कर लेती है। विनोद बेड से खड़ा होकर राशि के पास आने लगता है तो राशि के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। विनोद उसके सामने खड़ा हो जाता और उसे घूरने लगता है तो राशि डरते हुए अपना सिर ऊपर करके विनोद को देखती है और फिर एकदम से उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो विनोद के होठों पर किस करते हुए बोली, मैंने सही किया ना हब्बी। राशि के ऐसा करने पर विनोद भी मुस्कुरा कर राशि को अपने बाहों में भरकर बोला, बिल्कुल बेबी, तुम जो भी करती हो सही करती। उस आदमी को इसी तरह फंसा कर रखना, जरूरत पड़ने पर कभी काम आएगा ही ना हमारे। राशि मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाकर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस तरह कई लड़कों अकेले ही संभाल सकती हूँ, जबकि ये तो एक ही। अब आप अपने रूम में जाकर आराम करना, तब तक मैं अपने बातों में लेकर इस वो देती हूँ जिससे ये फिर कभी मुझसे दूर नहीं जा पाएगा। कोई और लड़की इस देगी नहीं तो बेचारा मेरे पास ही आएगी ना। राशि की बात सुनकर विनोद उसके माथे पर किस करके चला जाता है और उसके जाते ही राशि जल्दी से रूम का डोर बंद करके फिर भागकर जाकर बाथरूम का डोर खोलती है तो रूम उसे नम आंखों से देख रहा था। मत करो मेरे साथ राशि, ये सब में मर जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो ना यार। इतना वो राशि के आगे हाथ जोड़कर उसके पैरों को पकड़ने को होता है तो राशि उसे कंधे से पकड़कर उसके आंखों में देखती है कुछ देर और फिर उसका हाथ पकड़कर उस बेड पर बैठा कर उसके शर्ट के बटन खोलकर बोली, देखो राम, ये इतना आसान नहीं है। विनोद तुम मार देगा, अगर तुम यहाँ से भागे तो और बिग बॉस के आदमी भी तुम नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम बचाने के लिए ही यह सब कर रही है, अगर मैं तुम्हारी आगे से हट जाऊंगी तो अगले ही पल मारे जाओगे, ये लिख कर ले लो मुझसे। रासो इतना बोल राम की शर्ट निकालकर दूर फेंक देती है और फिर उसका पैंट भी निकालते हुए बोली, और क्यों मरना चाहते हो यार, मेरे पास रखो ना, तुम चाहिए वो मैं हमेशा तुम दूंगी, पक्का मजे करोगे अगर मेरे पास रहे तो। तुम मेरी भी कमजोरी हो यार, तुम पता विनोद ने रात को कितनी बार किया, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है हमेशा ही, उसके साथ मेरी मजबूरी है वो और तुम मेरी कमजोरी। अब मेरे लिए दोनों को छोड़ना आसान नहीं होगा राम, प्लीज मेरे पास रहो, मेरे तुम खुश करूंगी पक्का। इतना बोल राशि राम के पैंट को भी दूर फेंक कर फिर उसे बेड पर लेटा कर अपने भी नीचे की सारे कपड़े निकालकर राम के अंडरवियर निकालकर उसके ऊपर आकर बोली,
मेरे अंदर की भूख को केवल तुम शांत कर पाते हो यार, अब मेरा साथ देना, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। इतना बोल वो एक झटके से रूम को अपने अंदर लेकर शुरू हो जाती है और राम अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये किसी लड़की से प्यार हुआ उसे, इससे अच्छा वो अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहता, वो सही होता। राशि आंखें बंद कर बोली, यार क्या बात है, तुम सच में, तुम्हारे साथ मुझे अंदर से सुख देता है। आई लव यू रूम, बहुत खूब। राशि बोले जा रही थी लेकिन आज रूम को जवाब नहीं दे रहा था और चुपचाप लेता था और राशि जो कर रही थी उसे करने दे रहा था। करीब 2 घंटे बाद राशि राम के ऊपर गिर पगड़ी है और उसके सीने पर किस करके आई लव यू राम, मजा आ गया। राम समझ गए कि राशि को उससे प्यार नहीं, बस उसे अपनी भूख मिटाने के लिए उसे यूज करना है, वो कुछ नहीं। अब वो कैसे निकलेगा इस जाल से, यही राम को समझ नहीं आ रहा था। राशि फिर राम के पास लेटकर बोली, विनोद की रात भर की मेहनत एक तरफ और तुम्हारी एक बार का मजा एक तरफ, दोनों में तुलना की जाए तो जीत सिर्फ तुम्हारी होगी राम, सिर्फ तुम्हारी। इतना बोल वो उसने लगती है। राम को राशि की बातें सुनकर एहसास हो रहा है कि इस लड़की के लिए सिर्फ वो सभी सब कुछ है, उसे भी पसंद है लेकिन सिर्फ उसके साथ जो सिर्फ उसकी हो, राशि की तरह नहीं जो दो दो मर्दों के साथ लेकर चलना चाहती है। ऐसा नहीं होगा, उसे कुछ तो करना होगा, ये फिर ऐसा मौका देखना होगा जब उसे इस औरत से हमेशा के लिए दूर जाने का मौका मिलेगा। राम ये सोच रहा था और राशि सोच रही थी कि राम के साथ उसकी लाइफ अच्छी होगी, बस उसके पास पैसे हो जाए तो विनोद का टिकट काटकर राम के साथ भाग जाएगी कहीं जहां कोई नहीं, सिर्फ वो और राम होगा, जहां ना बिग बॉस और ना विनोद, कोई नहीं होगा। यही सोचकर वो राम से और चिपक कर सो जाती है गहरी नींद में। रूम अभी के लेता रहा है, बाकी उसे मौका मिला तो जरूर भाग जाएगा, यही सोचकर वो भी सो जाता है। बिग बॉस का घर, उस रूम में सबसे पहले उन लोगों ने अंकित को रस्सी से बांधकर उस बीच टेबल पर लेटा दिया था। डॉक्टरों की टीम उसके पास खड़ी थी और वे लोग उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। रूही, जीतू, मोहिनी और अजीत को एक केबिन में बंद कर दिया गया था। जीतू, कुछ करो नहीं तो ये लोग सर के साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने बाकी लोगों के साथ किया है। रूही नम आंखों से अंकित को देख अपने पास खड़े जीतू से बोली। तो उसकी बात सुनकर जीतू परेशान होकर बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे सर को बचाएं, मेरा बस चलता तो उनकी जगह में लेता होता पर उन्हें कुछ नहीं होने देता। जिसे अजीत गुस्से में पूरी ताकत से कांच में मुक्का मारता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा अजीत के हाथ से खून बहने लगता है। अजीत, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। उसके पास खड़ी मोहिनी अजीत के हाथ से खून बहता देखकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली घबराते हुए, तो अजीत गुस्से में उसके हाथों से अपने हाथ को छोड़ाकर उसे घूरते हुए बोला, बस करो ये नाटक, तुम अभी भी मेरी चिंता हो रही है, वहां देखो सर की जान खतरे में। अजीत की बात सुनकर मोहिनी सॉरी बोलकर सामने देखने लगती है, उसे भी अंकित सर की चिंता है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उन सबका क्या होगा। वे लोग अंकित के बिना कुछ नहीं है लेकिन वो अजीत से प्यार करती है और उसके हाथों में खून देख वो खुद को नहीं रोक पाए। जीतू पलटकर अपना सिर पकड़कर बोला, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और उसकी बात सुनकर बाकी सभी चेहरे पर अंकित को ना बचाने पाने का दुख हो रहा था। डॉक्टर जॉन अपने हाथों में बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करके अपने साथियों को इशारा करता है तो बाकी लोग हाँ में सिर हिलाकर अंकित के हाथ पकड़कर टेबल पर दबाने लगते हैं और डॉक्टर जॉन अपने हाथ में लिए इंजेक्शन लिए बढ़ रहा था। नहीं, अंकित ना में सिर हिलाकर बोला और अपनी पूरी ताकत लगाकर सभी के हाथों से खुद को छूटने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर एक डॉक्टर उसके मुंह पर हाथ रख बोला, अरे तुझे मार थोड़ी रहे हैं हम लोग, बल्कि तेरे अंदर इसी शक्ति दे रहे हैं कि कोई तुझे नहीं हरा पाएगा, तेरे पास पावर आ जाएगी लोगों को गुलाम बनाने की, वालिए शांति से करा ले, उसकी तेरी भलाई है। तभी अंकित अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों की रस्सी को खोलकर पैरों के पास खड़े 2 आदमियों में एक एक से लात मरता है तो दोनों उड़ते हुए जाकर दूर गिरते हैं। वाह सर, रूही बोली तो सभी लोग सामने देखने। जीतू जल्दी से खड़ा होकर बोला, क्या हो। इतना बोल वो पलटकर देखता है, सभी के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंकित अपने हाथ पैरों को छोड़ा लिए थे रस्सी से और उन डॉक्टरों को मार रहा था, ये देख सभी खुश हो रहे थे। उसी समय वो बूढ़ा आदमी अंदर आता है और डॉक्टर जॉन के हाथों से बेहोशी का इंजेक्शन लेकर अंकित की ओर फेंक देता है, जाकर सीधा अंकित के हाथ में लगता है और ये देखी शौक रह जाते हैं। अंकित अपने हाथ से उस
इंजेक्शन को निकालकर फिर पलटकर गुस्से से उसे बूढ़े आदमी को देखता है और मारने के उसकी तरफ भागता है। वो बूढ़ा आदमी शांति से खड़ा होकर अंकित को अपने पास आते हुए देखता है। उसके पीछे खड़ा राणा ये देखकर बहुत डर जाता है और वो अपने मालिक को बचाने के लिए एक कदम आगे रखने को होता है, लेकिन तभी अंकित के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और सभी के देखते ही देखते वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी बोला, मैंने कहा था कि तू मेरे आगे बच्चा है और बच्चे कभी बाप से नहीं जीत सकते। इतना बोल वो सभी डॉक्टरों को देखकर बोला, तुम लोगों से एक काम नहीं होता क्या? सही देखो, मैंने बिना किसी के हेल्प के इस बेहोश कर दिया है और अब देख लिया रहे हो, इस उठाकर वापस टेबल पर लेटा कर इसका ऑपरेशन कर दो ताकि ये खुद लोगों को मारने लगे अपने भूख के लिए। इतना बोल वो केबिन में बंद अंकित की सभी लोगों को मुस्कुरा कर देखता है जो गुस्से और शोक से उसे ही देख जा रहे थे, और उसके आंखों में एक धमकी दी सभी के लिए कि जो उसे आंखें दिखाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। वो बूढ़ा आदमी राणा के साथ वापस चला जाता है और उनके जाने के बाद दो डॉक्टर अंकित को उठाकर उसे टेबल पर लेटाकर उसके शर्ट के बटन खोलकर उसके पेट का ऑपरेशन शुरू कर देती है। यानी अब अंकित को जब उस आगे तब वो एक जानवर बन चुका होगा जिसे बस अपनी प्यास बुझाने से मतलब होगा बस। जीतू, रूही, मोहिनी और अजीत सभी लोग नीचे बैठ जाते दुखी होकर। रूही तो रोने लगती है जिसे मोहिन शांत करा रही थी। सब खत्म हो गया हो, हमारे सर के साथ ऐसा क्यों हुआ? रूही रोते हुए बोली तो उसकी बात का जवाब किसी के पास नहीं था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सभी लोग अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। उनमें में किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे लोग अंकित सर के साथ ऐसा होते हुए देख भी पाते। क्या सर अब कभी सही नहीं होगे? रूही नम आंखों से सभी को देखकर बोली। तो सभी एक दूसरे को देखते, फिर मोहिनी बोली, शायद नहीं, अगर क्या तो उनकी मौत भी हो सकती है। मोहिनी की बात सुनकर सभी शोक हो जाते हैं, यानी हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। रूही डरते हुए बोली तो मोहिनी गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिला देती है तो रूही वही बेहोश हो जाती है। रही जीतू और मोहिनी उसे पकड़कर बोले। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आदित्य मोना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मोना अपना सिर नीचे करे हुए थी, उसे ऐसा लग रहा था जिससे उसने अपने पति को धोखा दिया हो। आदित्य को अपनी मोना को इस तरह देखता हुआ देखकर विक्रम बोला, देखो आदित्य, तुम उसे घूरना बंद करो, वो तुम्हारी वाइफ नहीं मेरी मोना है। और जिसे सुनकर मोना अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है। उसे आदमी को बचाना ही नहीं था बल्कि उसी समय 2 गोलियां और इसके सीने में मारना चाहिए था, तभी सही होता। तब कम से कम में इस तरह अपने पति के आगे किसी अपराधी की तरह तो नहीं खड़ी होती। मोना ये सोच ही रही थी तभी आदित्य बिना बोला और जी बोला। वो मोना और विक्रम दोनों को कंफ्यूज करने के लिए कभी था, मतलब जिसे इंग्लिश का पेपर हो और सवाल मैथ से आ जाए तो बच्चा तो कंफ्यूज होगा ही ना। लो नाश्ता करो लो, आदित्य अपने हाथ में लिए टिफिन को मोना के आगे करके बोला। तो मोना विक्रम कंफ्यूज होकर आदित्य को देखता है और मोना भी अपना सिर पकड़कर आदित्य को देखती है। तो आदित्य दोनों के चेहरे की भाव को इग्नोर करेले केवल मोना को देख फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पास के सोफे पर बैठा लेता है विक्रम के सामने, और मोना बस चुपचाप आदित्य के साथ बैठ जाती है। और विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है भाई, अरे क्या ये आदमी पागल है? मतलब ऐसा कौन करता है यार? अरे वो इसकी वाइफ नहीं है, कोई इसे समझो थोड़ा यार। और वो उसकी मोना, ये आदमी उसका हाथ कैसे पकड़ सकता है, वो भी उसके सामने नहीं। यही सोचकर विक्रम आदित्य को घूर के देखकर बोला, मिस्टर आदित्य, मेरी मोना का हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? विक्रम आदित्य की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला तो मोना गुस्से से विक्रम को देखकर बोली, विक्रम उंगली नीचे करो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? विक्रम मोना की बात सुनकर परेशान होकर बोला, लेकिन बेबी ये तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ सकता है? और तुम मेरे पास आओ, देखो मुझे गोली लगी ना, आओ मेरे पास। विक्रम अपने हाथ की उंगली अब अपने सीने की ओर करके बोला तो मोना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो गुस्से से बोली, विक्रम खबरदार, जो मुझे तुमने बेबी बोला तुम मना किया था ना कि मैं प्रिया हूं, तो मुझे गलती से भी बेबी बोला ना, अब तो मैं अभी कभी तुम मार सकती हूं, समझे तुम? और देखो मेरे पति के आगे मुझे मोना मत बोलना, मोना मार चुकी है, समझे तुम? मोना गुस्से में बोली तो विक्रम हैरान रह जाता है कि उसकी मोना उससे इस तरह कैसे बात कर सकती है। उसकी मोना तो दूसरों से लड़ जाती थी, उसके लिए फिर आज वो ऐसा क्यों कर रही है? और यही सोच वो मोना को दुखी चेहरा बनाकर देखता है। उसे लगा कि उसकी मोना उसकी ऐसी शक्ल देखकर इस आदमी के बगल में उठकर उसके पास आकर बैठ जाएगी, लेकिन मोइन उसे और उसके चेहरे को इग्नोर करके अपने पास बैठे इंसान को देखती है जो टिफिन खोल रहा था चुपचाप, बाकी उसे किसी से मतलब ही नहीं हो। मोना ये देख बोली, आदित्य मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन मोना आगे कुछ बोलती उससे पहले आदित्य टिफिन में से पोहे चमचे में लेकर उसके मुंह के आगे करके बोला, लेकिन क्या बेबी?
ओ आदित्य, वो मेरी बेबी है, समझे तू। आदित्य की बात सुनकर मोना कुछ बोलती उससे पहले उन्हें परेशान होकर देख रहा विक्रम आदित्य की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला तो मोना उसे फिर से आंखें दिखती है और फिर अपने पति के हाथों से मुस्कुराकर अपने आंखों में आंसू लिए एक चमचा पोहे खा लेती है। आदित्य बस उसे देख रहा था जहां मोना के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें देख आदित्य उन्हें साफ करके बोला, बेबी मेरे सवाल का जवाब ये आंसू नहीं है, मुझे बताओ लेकिन क्यों नहीं बताया तुमने कि तुम मेरी वाइफ की बॉडी में कब आई और वो कब चली गई इस दुनिया से, कहा तुमने उसे मार दो। आदित्य मोना को देखकर इतना बोला और उसकी बात सुनकर मोना जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं आदित्य, मैंने प्रिया को नहीं मारा था, मैं खुद उस रात मारी थी और हॉस्पिटल में प्रिया और उसकी मौत कैसे हुई वो मुझे नहीं पता। मोना की बात सुनकर आदित्य को याद आया, सच में मोना मारी थी उस रात को। उसके अगले सुबह ही उसके पास डॉक्टर का कॉल आया था कि प्रिया को होश आ गया है। क्या मजाक यार मोना, जब तुम मार गई और साथ में इसकी वाइफ प्रिया भी मर गई तो फिर तुम प्रिया की बॉडी में कैसे आई, और प्लीज अब इस मत बोलना कि कोई शक्ति ने तुम्हारी आत्मा को इसके वाइफ की बॉडी में ट्रांसफर करी। मोना की बात सुनकर विक्रम हंसते हुए बोला और उसकी बात सुनकर आदित्य मोना को देखता है तो मोना धीरे से हाँ में सिर हिला देती है तो आदित्य और विक्रम दोनों शॉक हो जाते हैं। इतना भी झूठ बोलना सही नहीं होता बेबी, मना कि तुम मुझे नाराज हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे दूर होने के लिए कोई भी कहानी सुना दोगी और हम उस पर विश्वास कर लेंगे। विक्रम बुरा सा मुंह बनाकर बोला और उसकी बात सुनकर जब मोना आदित्य को देखती है तो उसके चेहरे से भी यही लग रहा है कि उसके इस बात पर उसे भी विश्वास नहीं आ रहा है। राहुल घर से अपनी कार लेकर निकल तो गया था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों जा रहा है उस रास्ते जहां उसे नहीं जाना चाहिए। उसने तो उससे रास्ता खत्म कर लिया है, फिर क्यों? राहुल ये सोचकर ही कार चला रहा था, इसलिए उसका ध्यान नहीं रहा और सिग्नल पार कर रही लड़की एकदम से कार के आगे आ जाती है। लास्ट समय राहुल की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो वो शॉक होकर जल्दी से कार के ब्रेक लगा देता है, लेकिन तभी कार उस लड़की में लग गई थी। राहुल को उस लड़की की आवाज सुनाई देती है, ओ नो यार। इतना बोल राहुल अपने कार का डोर खोलकर बाहर आकर देखता है तो एक लड़की गाड़ी के आगे रोड पर बैठी थी। अपना पैर पकड़कर उसे देख राहुल जल्दी से उसके पास आकर बोला, सॉरी सॉरी, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता या फिर कार चलानी नहीं आता है तुम मिस्टर? नीचे अपना पैर पकड़े बैठी लड़की गुस्से से राहुल को देखकर बोली, उसके पैर में हल्की सी चोट आई थी जहां से खून भी निकलने लगा था। सॉरी बोल रहा हूं, बोलो तो मैं तुम्हारे पैर में पट्टी करा देता हूं, चलो हॉस्पिटल मेरे साथ। जिसे सुनकर वो लड़की बोली, रहने दो, मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम जैसे अमीर लड़कों को अरे सिर्फ पैसे का दिखावा करते हो और कुछ नहीं। वो लड़की गुस्से में अपने सामने खड़े लड़के से बोले जा रही थी और आसपास लोग ये देख रहे थे। राहुल सभी को देखकर बोला, यहाँ क्या कोई तमाशा हो रहा, जाओ अपना अपना काम करो, मैं इस लड़की देख लूंगा। जिसे सुनकर सभी लोग जाने लगते हैं और वो लड़की शौक में अपना मुंह खोले राहुल को देखकर गुस्से में खड़े होने की कोशिश करते हुए बोली, देखने का क्या मतलब है तुम्हार मिस्टर, और सभी लोगों को क्यों भागा रहे हो, क्या डरते हो बेइज्जती से? इतना बोला वो खड़ी हो जाती है एक पैर से, लेकिन उसे खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देख राहुल उसका हाथ पकड़कर, अरे अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, क्या आदमी हो? वो लड़की राहुल के हाथ से अपना हाथ छोड़ा कर बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ लड़की, आओ मेरे साथ, में तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ। राहुल फिर से इसका हाथ पकड़कर बोला तो वो लड़की गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ रसीदने को होती है, लेकिन तभी राहुल उसका हाथ पकड़कर उसके आंखों में देखकर बोला, सुन लड़की, मुझे पता तो कौन है और ये सब तेरा नाटक है, तुझे मुझसे पैसे चाहिए ना? राहुल धीरे से बोला तो वो लड़की हैरान हो जाती है कि इस लड़के को कैसे पता कि मैं उसे लूटने आई हूँ। उसे लड़की के चेहरे के भाव देखकर राहुल मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़कर बोला, अपन भी बचपन से यही लाइफ जिया है, समझी, तो अपने ऊपर कोई ट्रैक काम नहीं करेगी तेरी, समझी? वो लड़की हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं मैं तो बस, अच्छा ये सब करके दिन का कितना कमा लेती है? राहुल सीधे बोला तो बोल लड़की पहले कुछ देर राहुल को देखती है और फिर अपना सिर झुकाकर बोली, ज्यादा नहीं, ये मेरी किस्मत पर निर्भर करता है, कभी कभी 4 से 5 हजार, तो कभी इतनी खराब किस्मत होती है जेल भी जाना पड़ता है अगर पकड़ी गई तो। ओ वैसे तुम्हारा नाम क्या है लड़की? राहुल उस लड़की की बात सुनकर सोचकर बोला। तो वो लड़की अपना सिर ऊपर करके राहुल को देखकर बोली, रोहिणी। अच्छा नाम, आओ कार में बैठो, तुम्हें काम बताता हूँ। इतना बोल राहुल अपने कार के पास जाने लगता है डोर खोलने को, लेकिन वो लड़की उदास होकर अपना सिर नीचे कर लेती है। राहुल जब पीछे पलट कर देखता है तो वो लड़की रोहिणी को वही खड़ा देखकर बोला, क्या हुआ, आओ ना।
रोहिणी नामे सिर हिलाकर राहुल के आगे हाथ जोड़कर बोली, रहने दीजिए साहब, मैं ठीक हूं और मुझे इस पैसे नहीं चाहिए। इतना बोल वो पलटकर धीरे धीरे जाने लगती है। राहुल रोहिणी की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि इस लड़की ने मना किया, लेकिन तभी उसे उस लड़की के कहने का मतलब समझ आया तो जल्दी से उसके पास आकर बोला, अरे सोनो, तुम जैसे समझ रही हो वैसा नहीं है। कहा ना मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, आप जाओ प्लीज, यहाँ मेरे हाथ पैर है, मैं कैसे भी कमाकर अपना पेट भर सकती हूँ। गलत काम करके ही पैसे कमाने होते तो अभी ताकि मैं करोड़ों में खेल रही होती। रोहिणी राहुल की बात सुनकर बोली और फिर आगे बढ़ जाती है। राहुल को अब गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से में अपनी कमर से बंदूक निकालकर वापस रोहिणी के पास आकर उसके पेट पर उसे रखकर बोला, बहुत हुआ, अब चुपचाप मेरे साथ चल वरना यही तुझे गोली मार दूंगा, समझी क्या। राहुल की बात सुनकर और नीचे बंदूक देखकर रोहिणी की डर से हालत खराब होने लगती है और वो डरते हुए बोली, ओके ओके चल रही हूँ, प्लीज मुझे गोली मत मारना, मेरा एक छोटा भाई है जिसका इलाज चल रहा है, अगर मैं मर गई तो मेरे भाई का क्या होगा। इतना बोल उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राहुल रोहिणी की बात सुनकर गहरी सांस लेकर अपनी बंदूक वापस रखकर कमर फिर बोला, ओके नहीं मार रहा हूं, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, बदले में तुम्हारे पूरी मदद करूंगा तुम्हारे भाई के इलाज में। राहुल की बात सुनकर रोहिणी कुछ देर सोचती है और फिर हाँ में सिर हिला देती है। शायद उसे अपनी इज्जत के बदले ही अपने भाई को बचाना होगा और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। यही सोच वो अपने आंखों आए आए आंसू साफ करके चुपचाप राहुल के पीछे चल करके उसके कार में बैठ जाती है और उसके बैठते ही राहुल अपनी कार आगे बढ़ा देता है। अच्छा, क्या बीमारी तुम्हारे छोटे भाई को और कितने पैसे लग रहे हैं उसके इलाज में। राहुल कार चलाते हुए बोला तो रोहिणी एक नज़र राहुल को देखकर फिर अपना सिर नीचे करके बोली, वो चल नहीं सकता, उसका एक पैर में कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला इलाज हो जाएगा पर उसके खर्च के लिए कम से कम 2 लाख रुपए तो चाहिए। इतना बोल वो अपने पास बैठ लड़के यानी राहुल को देखती है जो सोच पड़ गया, जिसे देखकर रोहिणी को लगा कि इसके पास नहीं है शायद इतने पैसे। कोई बात नहीं, आप 1 लाख कर दो, बाकी मेरे पास अभी तक 50,000 हो गई, बाकी के मैं व्यवस्था कर लाऊंगी। रोहिणी बोली तो राहुल गहरी सांस लेकर बोला, मेरे पास नहीं, बल्कि मेरी तो ये कार भी नहीं है। जिसे सुनकर रोहिणी हैरान हो जाती है, जिसे देखकर राहुल बोला, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने बॉस से मांग लूंगा उधार तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए साहब, आपको मेरे लिए आपको अपने बॉस से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। रोहिणी दुखी होकर बोली तो राहुल उसे देखकर बोला, कर्ज नहीं देती, वो मुझे मेरी बहन है, वो और मेरे लिए कुछ भाई कर सकती है और मैं भी उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, और मैं उन्हें बॉस बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे और मेरे भाइयों को अपना मानकर काम दिया और पैसे दी, इसलिए हम लोग मरने के लिए तैयार रहते हैं उनके लिए। राहुल की बात सुनकर रोहिणी हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओ तो वे आपकी बहन है, लेकिन क्या वे आपको मेरे लिए पैसे देंगी कि आप मेरे साथ। इतना बोल वो चुप हो जाती है और उसकी बात ना समझकर राहुल बोला, अरे क्यों नहीं देगी, बल्कि उन्हें खुशी होगी कि उनका छोटे इतना अच्छा काम कर रहा है तो वो खुशी खुशी पैसे देंगी। राहुल मुस्करा कर बोला तो रोहिणी हैरान होकर उसे देखने लगती है, ये अच्छा काम कब से हो गया यार, और क्या इसकी बहन भी इसी ही है, क्या बता इनका यही फैमिली बिजनेस हो। रोहिणी ये सोच रही थी तभी राहुल कार को साइड में रोक कर बोला, रोको, मैं पहले पैसे मान लेता है ताकि तुम अच्छे से अपना काम कर सको। इतना बोल राहुल आदित्य को कॉल करने वाला होता तो रोहिणी बोली, नहीं बाद में काम चल जाएगा, पहले मैं आपका काम करके आपको खुश कर देती हूँ। इतना बोल वहीं अपना टॉप खोलने केपी होती है, जिसे देखकर राहुल शॉक हो जाता है और उसे वो कांड याद आ जाता है जो टीना के साथ किया था। राहुल के माथे से पसीना आने लगा था और वो डर से रोहिणी से दूर होकर बोला, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हुआ प्लीज। इतना बोल राहुल के आंखों से आंसू आ जाते हैं। रोहिणी हैरान और कंफ्यूज होकर राहुल को देख फिर वापस अपना टॉप पहनकर बोली, क्या आपको यही तो काम कराना था मुझसे। अरे मैंने कब बोला इस काम का यार, प्लीज अब ऐसा मत करना, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा यहां से। राहुल अपने माथे से पसीना साफ करके बोला। रोहिणी हाँ में सिर हिला देती है तो राहुल गहरी सांस लेकर बोला, ऐसा सोचना भी मत मेरे बारे में, शादीशुदा हूं। रोहिणी हाँ में सिर हिला देती है और उसके चेहरे पर अब राहत वाले भाव थे। सोनो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे दूंगा और तुम्हें बस मेरी गर्लफ्रेंड बनना है। राहुल की बात सुनकर रोहिणी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके राहुल को देखने लगती है, क्या ये आदमी पागल है। अरे एक तरफ बोल रहा है कि वो शादीशुदा है, उससे दूर रहे, और दूसरी तरफ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर दे रहा है। राहुल अपने फोन से आदित्य को कॉल कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मोना आदित्य के चेहरे के भाव देखकर बोली, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना आदित्य।
जिसे सुनकर आदित्य गहरी लेकर बोला, नहीं मुझे ये विश्वास। अच्छा तुम भी झूठ बोल रहे हो मेरी मोना को अपना बनाने के लिए। विक्रम आदित्य की बात सुनकर बोला, तो आदित्य निर्मल टोन में बोला, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं और अगर मोना को ये झूठ लग रहा है तो वो मुझे छोड़ सकती है। आदित्य की बात सुनकर मोना ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं आदित्य मैं सपने में आपको छोड़ने की नहीं सोच सकती, ये मेरा जीवन सिर्फ आपके और आरव के लिए, मुझे आपकी बात पर विश्वास है और आप मुझे मोना मत बोलो, मुझे नहीं पसंद आते आप प्रिया ही बोलो, मोना तो मर चुकी है। आदित्य को देख मोना नम आंखों से बोली, तो आदित्य बस हाँ में सिर हिला देता है और वो उसे पोहे खोलने लगता है। तभी मोना के पैंट की पॉकेट में रखा फोन बजता है, जिसकी आवाज सुनकर मोना आदित्य का फोन निकालकर पहल आदित्य को देने को होती है, लेकिन फिर राहुल का नाम देख वो आदित्य से बोली, राहुल का कॉल है, हब्बी में अभी आती हूँ उससे बात करके। इतना बोल वो कॉल रिसीव करके रूम से बाहर चली जाती है और उसके जाते ही आदित्य और विक्रम के बीच जो मोना नाम की दीवार थी वो भी चली गई थी। अब दोनों एक दूसरे जो घुरे जा रहे थे। उसकी लाइफ से चले जाओ, आदित्य बहुत नॉर्मल टोन में बोला, लेकिन उसमें एक ऐसी धमकी थी जिसे विक्रम समझ चुका था कि आदित्य के कहने का मतलब क्या है और अगर वो नहीं हटा पीछे तो क्या करेंगे उसके साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।